हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की क्लास में। तो आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। जब मैंने आपको हमारी बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, इंडेक्स के बारे में समझाया था, तो पूरे के पूरे आपको कंटेंट बताए थे कि किस कंटेंट में क्या है, उसमें हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चैप्टर 2 पर चलते हैं, हमारे फाइनल डायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ अपनी नोटबुक पे हेडिंग बना लेंगे आपका चैप्टर 2। ऑल राइट, चलिए अब हम आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रही है। ऑल राइट, चलिए। और चैप्टर 2 आपका क्या है? असेसमेंट ऑफ कंपनी। हम बात करने जा रहे हैं कि एक कंपनी का असेसमेंट कैसे होता है। अभी तक आपने इंटरमीडिएट में जितनी भी बातें पढ़ी, आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े, डिडक्शन पढ़ी, आपने सब चीज पढ़ी, ठीक है। बट जो कंपनी बिजनेस करती है उस पर आपने पीजीबीपी के प्रोविजन लगाए होंगे, आपने नेट प्रॉफिट निकाला होगा। ऑल राइट, देखो पहले तो कंपनीज एक्ट वालों ने अपनी बैलेंस शीट बनाई होगी, फिर वो पीजीबीपी में आएगी, आपने उसका नेट प्रॉफिट निकाला होगा। हम कुछ चीज ऐड करते हैं, कुछ चीज लेस करते हैं, बट कंपनी के लिए एक और तीसरा स्टेप है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इस चैप्टर में ये जो एक टॉपिक है मैट, ये एक अहम भूमिका निभाएगा। यही एक वजह है जिससे ये चैप्टर 2 बना कंपनी का। वरना तो हम पीजीबीपी के प्रोविजन पढ़ चुके हैं ना, इनकम निकालनी आती है, टैक्स निकाल देंगे। बट उस एक टॉपिक की वजह से, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की वजह से इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमको टैक्स निकालना भी आते हैं, कंपनी के टैक्स रेट भी हमको पता ही है, बट फिर भी एक बार हम दोबारा पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ कंपनी। एक कंपनी का असेसमेंट कैसे होता है। पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 बातें पढ़नी है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि कंपनी पर लगने वाला टैक्स रेट क्या है। There are various type of tax imposed on various income of company. किसी इनकम पे कुछ परसेंट लगेगा, किसी इनकम पे कुछ लगेगा, किसी पे कुछ लगेगा। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। और दूसरा मेन टॉपिक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट से 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता है, और मैट जितना आसान टॉपिक कोई भी नहीं है पूरे फाइनल डायरेक्ट टैक्स में। बस उसमें यही है कि ये चीजें ऐड होनी है, ये चीजें माइनस होनी है, बस। जैसे पीजीबीपी में करते थे, कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट उठाते थे, कुछ आइटम ऐड करते थे, कुछ आइटम माइनस करते थे, बस उसी प्रॉफिट को दोबारा से मैट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालना है। बहुत इजी है, जब कराऊंगा तो आपको यकीन हो जाएगा, हां सर ये तो बहुत इजी है। तो 2 बातें पढ़नी है कि टैक्स रेट क्या है कंपनी के ऊपर, किस इनकम पे क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्या एग्जम्पशन है, क्या कंडीशन है, और दूसरा मैट। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं, टैक्स रेट। टैक्स रेट काफी प्रकार के हैं, तो धीरे धीरे सेक्शन स्टार्ट करेंगे और टैक्स रेट की तरफ आगे चलेंगे। चलिए, आई होप आपको एक ब्रीफ मिल गया होगा कि इस चैप्टर में हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। आइए, तो सबसे पहला हेडिंग आप बना सकते हो। एक तो मैं सारे पेन को एक बार ठीक कर लेता हूं। हाँ जी, चलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स फॉर
कंपनी। ठीक है जी, चलिए तो आइए पहला जो टैक्स रेट है आपका वो लिखेंगे हम, यहां पे लिख लेते हैं टैक्स रेट। जो पहला आपका टैक्स रेट है वो आपका है 15%। हां जी, 15% का टैक्स रेट है आपका। और ये टैक्स रेट किस पर लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो, अंडर सेक्शन 111A। हां जी, 15% का टैक्स रेट लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, जो 111A में कवर आपका होगा। ऑल राइट, चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इससे भी आप वाकिफ होंगे, वरना इंटरमीडिएट में दोबारा जाना पड़ेगा, कैपिटल गेन पढ़ना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम तीसरे टैक्स रेट पर। 20% अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब जो आपका 112A के अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस सब पर 20% का टैक्स रेट लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं फोर्थ, 30%। आप गैस कर सकते हैं ये क्या हो सकता है? जी हां, ये है कैजुअल इनकम्स। ठीक है, लॉटरी, गैम्बलिंग, लकी ड्रॉ, ये सब आपकी है कैजुअल इनकम्स। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपका है 25%। ध्यान से सुनना, 25% टैक्स रेट किस पर लगेगा? लिखेंगे ऑन अदर इनकम, मतलब ऊपर वाली इनकम्स को छोड़कर, ऑन अदर इनकम्स नॉट कवर्ड अबव, जो ऊपर आपकी कवर नहीं हुई, एंड इफ, दूसरी कंडीशन क्या है? एंड इफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर 2020-21 का जो टर्नओवर है ना, वो 400 करोड़ को एक्सीड नहीं होगा। डज नॉट एक्सीड ₹400 करोड़। ध्यान देना यहां पर, अभी हम असेसमेंट ईयर किस में है? 2023-24 में है। मतलब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो 2023-24 के असेसमेंट ईयर के आएंगे। जब हम असेसमेंट ईयर 24-25 में चले जाएंगे, तब ये एक साल और आगे बढ़ जाएगा। ऑल राइट, तो अदर इनकम जो आपकी ऊपर कवर नहीं हुई और आपकी कंपनी का टर्नओवर 2020-21 का 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ के पार नहीं हुआ, तो 25% से टैक्स आपको देना है। ठीक है, आगे लिखेंगे 6.30%। 6.30%, और ये आपका क्या है? ऑन अदर इनकम, ऑन अदर इनकम नॉट कवर्ड अबव, या तो ऐसे लिख लो अदर केसेस में, बट मैं अच्छे से लिखवा रहा हूं। मतलब ये किस लिए है? अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया 400 करोड़ को, तो आपके ऊपर 30% का टैक्स रेट लगेगा। तो मैं पूरी लाइन लिखवा रहा हूं जिससे आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। नॉट कवर्ड अबव एंड इफ
टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 2020-21 एक्सीड्स ₹400 करोड़। अगर 400 करोड़ को टर्नओवर पार कर गया तो आपके ऊपर अब लगने वाला टैक्स रेट कितना हो जाएगा? 30% का हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात थी आपकी डोमेस्टिक कंपनी की। यहां पे लिख भी सकते हो कि ये सारी बात किसकी थी? डोमेस्टिक कंपनी की। आइए अब हम बात करेंगे टैक्स रेट फॉर फॉरेन कंपनी। टैक्स रेट फॉरेन कंपनी के। आइए टैक्स रेट अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन कंपनी के। तो लिखेंगे पहला टैक्स रेट। पहला टैक्स रेट आपका है 50%। हां जी, 50% का टैक्स रेट किस इनकम पे लगेगा? आइए लिखेंगे ऑन रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट या फिर किसी इंडियन कंपनी से, या फिर किसी इंडियन कंपनी से। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी मिली भारत की सरकार से या फिर इंडियन कंपनी से और एक एग्रीमेंट के तहत मिली एज पर एग्रीमेंट मेड, एज पर एग्रीमेंट मेड विद, एज पर एग्रीमेंट मेड विद इंडियन कंपनी, with Indian company after March 31st मानी 31 मार्च 1961, but before 1st April 1976। हां जी, यहां पे कौन सी इनकम कवर है? एक फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी इनकम हुई सरकार से या फिर इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए और वो एग्रीमेंट की डेट क्या होनी चाहिए? 31 मार्च 1961 से लेकर 1 अप्रैल 1976 तक की। तो 50% का टैक्स रेट आपके ऊपर लगेगा। ठीक है, अब ऐसी दूसरी इनकम कौन सी है जिस पर 50% का टैक्स रेट लगेगा? आइए लिखेंगे दूसरी इनकम कौन सी है? ऑन फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज एज पर एग्रीमेंट मेड आफ्टर 29 February 1964, but before 1st April 1976
एंड एग्रीमेंट शुड बी, ये जो एग्रीमेंट है आपके बीच में, शुड बी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हां जी, यहां तक सब क्लियर है? एक बार मैं दोबारा से रीड कर देता हूं। ऑन फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विसेज एज पर एग्रीमेंट मेड आफ्टर 29 February 1964 बट बिफोर 1 April 1976, और ये एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इन डेट के बाद या इन डेट से पहले कोई एग्रीमेंट है तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? लिखेंगे सेकंड पॉइंट, 40% इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस, कोई भी इनकम हो, कोई भी केस हो, फॉरेन कंपनी की जिंदगी में सिर्फ 2 टैक्स रेट हमारी इनकम टैक्स ने बताए हैं, या तो भाई 50% का टैक्स रेट है या फिर 40% का टैक्स रेट है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं सरचार्ज के प्रोविजन पे। चलिए, कंपनी पे लगने वाले सरचार्ज को पढ़ते हैं। सरचार्ज ऑन कंपनी, ठीक है। चलिए, सरचार्ज किस पे लगता है? सरचार्ज आपका टैक्स के अमाउंट पे लगता है, इनकम पर नहीं लगता। सरचार्ज आपके टैक्स के अमाउंट पे लगता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, इट इंपोज ऑन टैक्स वैल्यू, ये आपका टैक्स की वैल्यू पे लगता है, इनकम पर नहीं लगता। ठीक है जी, चलिए अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ सरचार्ज क्या है। रेट ऑफ सरचार्ज, ठीक है जी। अब अगर मैं आपकी दोनों कंपनियों की बात करूं, डोमेस्टिक और फॉरेन, ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन, तो आपका जो पहला केस आता है इसमें, फर्स्ट केस 0%, 0%, अरे वाह, 0% सरचार्ज। ऐसा क्यों? लिखेंगे इसमें, इफ इनकम इज अप टू, अगर इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, आपकी इनकम 10 लाख तक है, तो 10 लाख तक आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि इतने हैवी टैक्स रेट है। अब सरचार्ज भी लगाओगे तो कंपनियां बुरा मान जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट आपका है 7% डोमेस्टिक कंपनी के लिए, 2% फॉरेन कंपनी के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? लिखेंगे, इफ ये 10 लाख नहीं है आपका, 1 2 3 4, ये 10 करोड़ है। यहां पे जरा चेंज करेंगे, 10 लाख नहीं 10 करोड़। ये तो बड़ी रिलीफ दे दी इस बार कंपनी को। हाँ, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, ये 1 करोड़ है, 1 करोड़। मैंने जब दूसरा पढ़ा तब मेरे को पता लगा 1 करोड़। अगर 1 करोड़ तक, मैं भी तो कहूं 10 लाख की तो लिमिट छोटी है और 10 करोड़ की ज्यादा है। 1 करोड़ तक इनकम है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। अब अगर आपकी इनकम, इफ इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, अगर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है बट अप टू 10 करोड़ तक रहती है,
10 करोड़ तक रहती है तो डोमेस्टिक कंपनी पर 7% का सरचार्ज और फॉरेन कंपनी पर 2% का सरचार्ज। अब आती है तीसरे सरचार्ज पर जो है 12% और आपका 5%। ठीक है, चलिए अब ये क्यों लगता है? अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से भी ज्यादा की है, इफ इनकम एक्सीड्स 10 करोड़, अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा आपकी इनकम है तो लगने वाला सरचार्ज 12% हो जाएगा डोमेस्टिक कंपनी के लिए और 5% हो जाएगा फॉरेन कंपनी के लिए। और सरचार्ज किस पर लगता है? ये टैक्स की वैल्यू पे लगता है, ये बात ध्यान रखना। ये आपका टैक्स वैल्यू पे लगता है, गलती से इसको इनकम पर मत लगा देना। जैसे आपने टैक्स निकाला 2 लाख रुपए तो उस पे 7% या 2% या 12% या 5% जो भी निकल रहा है उस पर आपको सरचार्ज लगाना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका क्या लगेगा? इसके बाद आपका लगेगा मार्जिनल रिलीफ। अगर मार्जिनल रिलीफ आपको मिल रही है, मार्जिनल रिलीफ अगर आपको मिल रही है तो वो आपको क्लेम करनी है। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ क्या होता है बता देता हूं, अगर भूल गए हो, याद नहीं आ रहा हो या कभी पढ़ा ही नहीं हो। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ ये होता है जैसे 1 करोड़ तक तो कोई भी सरचार्ज नहीं था, अब जैसे ही इनकम 1 करोड़ से थोड़ी सी बढ़ी, 1 करोड़ 100 रुपए, 1 करोड़ 1000 रुपए, 1 करोड़ 1 लाख रुपए, तो थोड़ा सा डेविएशन आते ही 7% और 2% का एक बड़ा अमाउंट आपके ऊपर आके पड़ गया। तो अगर आप कंपेयर करो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर आप कंपेयर करो तो आपको रिलीफ मिल सकती है। वो कैसे मिलेगी? आइए तो लिखेंगे स्टेप्स टू कैलकुलेट, स्टेप्स टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, आइए उसको एक बार फॉलो करते हैं। लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 कहता है कि टैक्स प्लस सरचार्ज को कैलकुलेट करो ऑन एक्चुअल इनकम। ठीक है, जितनी भी आपकी इनकम निकल के आई है उस पर टैक्स भी निकालो, टैक्स रेट लगाकर, सरचार्ज भी लगाओ, सरचार्ज भी लगाओ, सरचार्ज के रेट लगाकर अगर लग रहा है, मतलब जैसे आप 1 करोड़ की इनकम आपकी एक्सीड हो गई और आपके ऊपर सरचार्ज लग गया तो ठीक है, सरचार्ज निकालो। स्टेप 2 क्या कहता है? हां जी, स्टेप 2 क्या कहता है कि टैक्स प्लस, ये जो स्टेप्स है ना, ये चाहे आप कंपनी के केस में लगा लो, फर्म के केस में लगा लो, इंडिविजुअल के केस में लगा लो, कहीं पर लगा लो, ये स्टेप्स आपके फिक्स रहेंगे। टैक्स प्लस सरचार्ज को कैलकुलेट करो ऑन इमीडिएट प्रायर सरचार्ज लिमिट अमाउंट। कहने का क्या मतलब है, जैसे यहां पे आपकी इनकम 1 करोड़ को एक्सीड हुई तो आप 1 करोड़ आपकी एक्चुअल इनकम पे आप स्टेप नंबर 1 पे मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए टैक्स निकाल लोगे, सरचार्ज निकालोगे।
स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो आपको एक कष्ट हुआ है, ये क्यों हुआ है? आपने बोला यार मेरी इनकम 1 करोड़ तक थी तो कोई भी सरचार्ज नहीं था, थोड़ी सी बढ़ी तो इन्होंने बोला कि सरचार्ज लगाएंगे। तो आप कैसे कह रहे हो कि मेरे को चोट लगी, प्रूफ तो करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 1 करोड़ रुपए पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना पड़ेगा। अब टैक्स तो निकल जाएगा, 1 करोड़ पे टैक्स तो निकल जाएगा, बट सरचार्ज नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 करोड़ तक की इनकम पर सरचार्ज है ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख को अगर एक्सीड कर जाती है तो उस पर सरचार्ज लग जाता है। तो जो एक्चुअल इनकम है उस पे पहले टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो, फिर टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो कि जिस लिमिट को आप अभी छोड़कर आए हो उस पर कितना आपका अमाउंट बन रहा था। अब जैसे कंपनी के केस में मैं बात करूं, इनकम 10 करोड़ को एक्सीड कर गई तो आप परेशान हो गए, यार 7 की जगह 12% सरचार्ज लग गया। तो स्टेप नंबर 1 पे आप एक्चुअल इनकम पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो। अब स्टेप नंबर 2 पे जो टैक्स प्लस सरचार्ज आप निकालोगे वो किस पे निकालोगे, वो आप 10 करोड़ पे निकालोगे, क्योंकि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक सरचार्ज का रेट सेम ही है। तो आप सेकंड स्टेप पे 10 करोड़ पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। आइए अब देखते हैं कंपैरिजन कैसे करना है। हां जी, तो आइए अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 कहता है अब आप ये पता लगाओ कि आपको चोट कितनी लगी। चेंज इन टैक्स प्लस सरचार्ज। इसके लिए आपको करना पड़ेगा 1 - 2, मतलब स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 माइनस करना पड़ेगा और आपको पता लग जाएगा कि आपको चोट कितनी लगी। ठीक है, अब एक सवाल इनकम टैक्स वाले आपसे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि तूने अपनी चोट तो हमें बता दी कि मेरे को इतना नुकसान हुआ, हमें पहले ये भी तो बता कि तेरी इनकम कितनी बढ़ी। तो लिखेंगे चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम आप कैसे निकालोगे? चेंज इन इनकम आप निकालोगे एक्चुअल इनकम, जिससे आप अभी नाराज हो कि इस पर इतना टैक्स रेट लग गया, और माइनस ये जिस पर आपने टैक्स निकाला, इमीडिएट प्रायर सरचार्ज लिमिट अमाउंट। इमीडिएट प्रायर सरचार्ज लिमिट अमाउंट। हां जी, इमीडिएट प्रायर सरचार्ज लिमिट अमाउंट। तो इससे आपका क्या आ जाएगा कि आपकी इनकम में कितना बदलाव हुआ। अब भाई रिलीफ कैसे मिलेगी? रिलीफ कहती है अगर तेरे को चोट ज्यादा पहुंची तो रिलीफ मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 6 है, कौन सा है? 5। स्टेप नंबर 5 लिखेंगे इसमें, इफ चेंज इन टैक्स प्लस सरचार्ज इज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम, इज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम, then only relief shall be allowed। तभी रिलीफ मिलेगी, वरना रिलीफ नहीं मिलेगी। तभी रिलीफ मिलेगी,
वरना रिलीफ नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको कंपेयर करना है स्टेप नंबर 3 बड़ा है क्या स्टेप नंबर 4 से। मतलब जितनी आपकी इनकम नहीं बढ़ी उतना आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो सरकार आपको रिलीफ देने को तैयार है। अब रिलीफ का अमाउंट क्या होगा, लिखेंगे स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या होगा, लिखेंगे रिलीफ इक्वल्स टू, रिलीफ आपको कैसे दी जाएगी, लिखेंगे रिलीफ आपको कैसे दी जाएगी, लिखेंगे चेंज इन टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस चेंज इन इनकम, ठीक है। ये आपका रिलीफ का अमाउंट आ गया। क्या आ गया, चेंज इन टैक्स प्लस सरचार्ज, जितना आपको चाकू लगा उसमें से आप माइनस करो जितना आपकी इनकम बढ़ी, तो ये आपका रिलीफ का अमाउंट आएगा। अब आपका है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 देखना बहुत जरूरी है कि टोटल टैक्स पेबल बिफोर सेस, क्योंकि अभी 4% का सेस भी लगेगा ना, तो ये कैसे आएगा ये देखना बहुत जरूरी है। लिखेंगे इसमें, इसका फॉर्मूला क्या है, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन एक्चुअल इनकम माइनस रिलीफ, यानी कि स्टेप नंबर 1 में से आपको स्टेप नंबर 6 माइनस करना है। स्टेप नंबर 1 क्या था, टैक्स प्लस सरचार्ज कैलकुलेट ऑन एक्चुअल इनकम, और उसमें से अब हम रिलीफ क्लेम करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया टोटल टैक्स पेबल बिफोर सेस। तो यहां पर आके रिलीफ का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, मतलब चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कुछ छोटे छोटे टॉपिक आपके खत्म हो गए हैं। और मैं ये भी बता देता हूं कि अभी टैक्स रेट की कहानी भी खत्म नहीं हुई। लास्ट टॉपिक आपका क्या कहता है, लिखेंगे सरचार्ज, तो सॉरी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये तो नॉर्मली आपका लगेगा 4% का लगेगा, किस पर, ऑन टोटल टैक्स पेबल बिफोर सेस। मतलब इस अमाउंट को क्लेम करने से पहले, इस अमाउंट को लगाने से पहले आपको जो भी माइनस करना है, टीडीएस, एडवांस टैक्स, मैट क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट, सब कुछ टैक्स माइनस कर लो। ये बाबूजी बिल्कुल अंत में आते हैं और 4% का स्टिकर लगा के जाते हैं। 4% का सरचार्ज लगता है टोटल टैक्स पेबल बिफोर सेस, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। कुछ टिपिकल बातें हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये आपका एक इंट्रोडक्शन हो गया। हमने यहां पे काफी चीजें पढ़ी है कि टैक्स रेट कैसे लगता है, कितने अमाउंट से लगता है, क्या कंडीशन होती है, सरचार्ज किस पे लगता है, मार्जिनल रिलीफ को कैसे कैलकुलेट करें। कभी कभी 4 नंबर में भी ये छोटा क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ मार्जिनल रिलीफ को निकालने का। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हमने देखा कि 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है। अब हम कुछ स्पेशल टैक्स के बारे में बात करेंगे कंपनी के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।